हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे पूछूंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम पर जाकर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ को कलेक्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक को नियुक्त किए गए हैं। तो हाल ही में देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। राकेश पाल भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक है। ये भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र हैं। इन्होंने 1989 में इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन किया था। अभी तक इनका 34 वर्षों का कार्यकाल रहा है। फरवरी 2022 में देखिए ये भारतीय तटरक्षक बल के अपर महानिदेशक नियुक्त किए गए थे और तब इनकी तैनाती नई दिल्ली में तटरक्षक मुख्यालय पर की गई थी और अब जाकर ये इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो वर्तमान में राकेश पाल इंडियन कोस्ट गार्ड के 25वें डायरेक्टर जनरल है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा, भारत के तटीय क्षेत्रों की रक्षा करना इस सैन्य टुकड़ी का मुख्य कार्य है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल पीडीएफ लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड देखिए, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का हाल ही में क्षेत्रीय कार्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में खोला गया है। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में देखिए भारत के संचार राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के महानिदेशक मासाहिको मेतोकी ने मिलकर इस क्षेत्रीय कार्यालय का दिल्ली में उद्घाटन किया है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है फ्रेंड्स, ये भारत के डाक विभाग के साथ समझौता करते हुए दक्षिण एशिया क्षेत्र में इस संस्था की तकनीकी सहायता गतिविधियों का संचालन करने वाला है। तो नॉर्मली यहाँ पर केवल इतना याद रखिएगा कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय भारत में कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 2023 में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन 5-6 अगस्त को दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जाने वाला है। तो पहले आंसर ले लेते हैं। फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। 5 अगस्त को दिल्ली में इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी करने वाली है। भारत में लाइब्रेरीज के विस्तार, उनके संरक्षण और संवर्धन से संबंधित मुद्दों पर इस फेस्टिवल में चर्चा की जाएगी। इनॉग्रेशन 5 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है। तो देखिए पहले तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन हाल ही में देखिए मालदीव के थुलुज़दू द्वीप पर किया गया है। द्वीप छोड़ सकते हैं, देश याद रखिए ये है मालदीव। मालदीव में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया जिसमें देखिए जापान ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो आंसर मिल जाता है, आंसर बी हो जाएगा। इस चैंपियनशिप में जापान पहले स्थान पर रहा है, इसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल मालदीव की टीम ने अपने नाम किया है और भारत इस चैंपियनशिप में तीसरे स्थान पर रहा है और भारतीय सर्फिंग टीम ने इस टूर्नामेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन गोल्ड का पूछा गया था, तो ये जापान है और भारत ने इस पूरी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। देखिए ये तो बात हो गई एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप की। इस साल 2023 में 14 अगस्त से 20 अगस्त तक भारत के तमिलनाडु के महाबलीपुरम में विश्व सर्फिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन किया जाने वाला है। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाए तो याद रखिएगा विश्व सर्फिंग चैंपियनशिप
अगस्त 2023 में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित की जाएगी। अभी तो हम हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जापान की सर्फिंग टीम ने अपने नाम किया है। आयोजन मालदीव में किया गया था। लामा 2 AI प्लेटफॉर्म किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? देखिए, लामा 2 AI प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो ये मेटा के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। मेटा ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर लामा 2 नामक अपने न्यू लार्ज लैंग्वेज मॉडल को पेश करके अपनी AI साझेदारी के विस्तार की हाल ही में घोषणा की है। देखिए, यहाँ पर लामा 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको नाम से ये समझ में आ जाएगा कि ये AI प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स। लामा 2 जो कि एक ओपन सोर्स है, इसे ओपन AI और गूगल को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। मेटा का यह जो नया मॉडल है विशेष रूप से शोधकर्ताओं के लिए लॉन्च किया गया है। तो लामा 2 AI प्लेटफॉर्म मेटा और माइक्रोसॉफ्ट की एक संयुक्त पहल है। इन दोनों कंपनियों के द्वारा संयुक्त रूप से लामा 2 AI प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास मेटा था तो आंसर ए सही हो जाएगा। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आज की देखिए कंट्री इन न्यूज़ में हम स्पेन को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। स्पेन की बात करें तो ये एक यूरोपीय देश है फ्रेंड्स, जिसकी कैपिटल मैड्रिड है। यहाँ पर ऑफिशियल मुद्रा के रूप में यूरो का उपयोग किया जाता है। पेड्रो साचेज वर्तमान में इस देश के राष्ट्रपति हैं। पड़ोसी देशों की बात करें तो स्पेन के पड़ोसी देशों में पुर्तगाल, फ्रांस और एंडोरा का नाम आता है। वैसे देखिए, स्पेन आइबेरिया प्रायद्वीप पर स्थित है। स्पेन के अलावा पुर्तगाल और अंडोरा भी आइबेरिया प्रायद्वीप पर ही यूरोप में स्थित है। राफेल नडाल और कार्लोस अल्कराज जो कि टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये स्पेन के ही टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। स्पेन के दक्षिण में जिब्राल्टर जल संधि स्थित है, जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और अलग किन देशों को करती है, ये क्वेश्चन आ जाए तो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। टॉगस नदी स्पेन की सबसे बड़ी नदी है। सनाब्रिया झील स्पेन की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और बुल फाइटिंग स्पेन के लोकप्रिय खेलों में गिना जाता है। इसके अलावा टमेटो मेनिया भी स्पेन का ही एक खेल है, जिसमें टमेटो एक दूसरे के ऊपर मारे जाते हैं। तो यहाँ पर बुल फाइटिंग को याद रखिए, स्पेन का एक लोकप्रिय खेल है। ओके, तो यहाँ पर कंट्री न्यूज़ में हमने स्पेन को आज डिस्कस किया। इसके सभी बेसिक फैक्ट को समझा जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? गृह लक्ष्मी योजना को हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये योजना क्या है, किससे रिलेट करती है? तो छत्तीसगढ़ की गृह लक्ष्मी योजना के तहत राज्य में जो महिला मुखिया है हर घर की, उन्हें प्रति माह 2000 रुपये की राशि कर्नाटक गवर्नमेंट उनके खाते में ट्रांसफ़र करने वाली है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ऐसी योजनाएं चलती है। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, जिसके तहत राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं उनके खाते में गवर्नमेंट प्रति माह 1000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र करती है। तो इसी तरह से कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिला मुखिया के खाते में 2000 रुपये की राशि कर्नाटक गवर्नमेंट ट्रांसफ़र करती है। लेकिन याद रखिएगा, इस योजना का लाभ उसको नहीं दिया जाएगा जो कि इनकम टैक्स या GST भुगतान के दायरे में आते हैं। APL BPL कार्डधारी या राज्य में जो अंत्योदय कार्डधारी महिलाएं हैं वो ही इस योजना का लाभ उठा सकती है। तो गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक गवर्नमेंट की योजना है। कितनी राशि प्रदान की जाती है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रति माह 2000 रुपये की राशि इस योजना के तहत कर्नाटक में प्रदान की जाती है। आगे बढ़ते हैं। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी किस खेल से संबंधित है? वैसे इन्हें देखिए सात्विक साईराज के नाम से ही जाना जाता है। ये भारत के बहुत ही फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी है। अभी सुर्खियों में क्यों हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज ने देखिए 565 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्मैश लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। अभी तक बैडमिंटन के इतिहास में सबसे तेज स्मैश लगाने का खिताब सात्विक साईराज ने अपने नाम किया है। इसके पहले ये जो रिकॉर्ड था मलेशिया के टेन बून हियोंग के नाम था, जिन्होंने देखिए 493 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 2013 में स्मैश लगाया था। और अब इनका रिकॉर्ड भारत के सात्विक साईराज ने तोड़ा है, जो कि भारत के एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कौन सी है? तो वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग भारत के गुजरात राज्य की सूरत डायमंड बोर्स बन गई है। आंसर सी हो जाएगा।
इसके पहले अमेरिका की पेंटागन विश्व की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग थी, जिसने देखिए 80 वर्षों तक इसका खिताब अपने नाम रखा है। अमेरिका की पेंटागन 80 वर्षों तक सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत थी और अब इसको रिप्लेस करके सूरत डायमंड बोर्स दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। आप सभी जानते हैं कि सूरत जो है वो विश्व में रत्न राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ दुनिया के 90% हीरे तराशे जाते हैं। अब जो सूरत में सूरत डायमंड बोर्स बनाया गया है, इसमें 65,000 से अधिक हीरा पेशेवर या हीरे के व्यापारी एक साथ काम कर सकेंगे। यह जो बिल्डिंग है 15 मंजिला है और यह इमारत 35 एकड़ भूमि में फैली हुई है। इमारत का निर्माण 4 साल में हुआ है और 4 साल के बाद अब आधिकारिक रूप से इसको खोला जाएगा। तो अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग गुजरात के सूरत में सूरत डायमंड बोर्स बन गई है। अगले क्वेश्चन पर आइए। भारतीय नौसेना ने किसके साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन टकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए MOU साइन किया है? तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में देखिए भारत के संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर जहाज निर्माण की प्राचीन विधि टकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए एक MOU साइन किया है। इस टकाई विधि को सिलाई वाली विधि के नाम से भी जाना जाता है। सिलाई वाले जहाजों का निर्माण देखिए प्राचीन काल में किया जाता था। इसका ऐतिहासिक महत्व है। इसकी पारंपरिक शिल्प कौशल के संरक्षण के लिए भारतीय नौसेना ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर इसको संरक्षित करने के प्रयास के रूप में इस MOU को साइन किया है। भारतीय नौसेना इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और एडमिरल R हरिकुमार वर्तमान में भारतीय नौसेना के चीफ हैं। जहाज निर्माण की टकाई विधि के लिए नौसेना ने संस्कृति मंत्रालय के साथ हाल ही में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्वेस्ट इंडिया कंपनी की नई MD और CEO निवृत्ति राय को बनाया गया है। आंसर सी हो जाएगा। निवृत्ति रॉय वर्तमान में इन्वेस्ट इंडिया की नई MD और CEO बन गई है। इसके पहले देखिए इस पद पर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की संयुक्त सचिव मनमीत के नंदा इस पद पर थी, जिन्होंने मार्च 2023 में इन्वेस्ट इंडिया के MD और CEO का अतिरिक्त प्रभार संभाला था और अब इनके बाद निवृत्ति रॉय को इन्वेस्ट इंडिया का नया MD और CEO बनाया गया है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 21 जुलाई 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। आज की फैक्ट शीट में हम अक्टूबर मंथ के सभी नेशनल और इंटरनेशनल डेज को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारी पूरी सीरीज है। लास्ट सेशन में हमने सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम अक्टूबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेट को समझ लेते हैं। 1 अक्टूबर को देखिए बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट ऑफिस डे हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को हर साल यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन के रूप में मनाया जाता है। अक्टूबर के सेकेंड थर्सडे को हर साल वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाया जाता है। 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को हर साल विश्व विद्यार्थी दिवस और विश्व सफ़ेद गन्ना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी हर साल 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसी दिन वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 30 अक्टूबर को हर साल भारत में विश्व बचत दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन यही डे पूरे विश्व में 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। तो फैक्ट शीट में ये अक्टूबर मंथ के सभी नेशनल और इंटरनेशनल डेज हैं जिन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। अब हम लास्ट डे के सभी करंट अफेयर्स को एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें एक बार अच्छे से याद हो जाए। पहला देखिए, हाल ही में अग्रिम प्राधिकरण योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम को विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष अरविंद कुमार को बनाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ मिलकर जस्ट आस्क नाम का चैटबॉट लॉन्च किया है। चाचिन ग्रोजिंग फेस्टिवल भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 80 है। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में त्रिनेत्र 2 अभियान शुरू किया गया? तो त्रिनेत्र 2 अभियान को जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू किया गया है। भारत का पहला बार्ज LSAM-7 को INS तुनीर पर स्थापित किया गया है। आगे आ जाइए। सर्व महिला मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किया गया है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। और लास्ट है, एशियन गेम्स 2022 का आयोजन 2023 में चीन में किया जाएगा। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिस्कस किया था। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? अगर आपने ये सेशन ध्यान से देखा होगा तो आप इसका आंसर इजीली कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट